तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से इस यूट्यूब चैनल ध्रुवा क्लासेज में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे ऊपर का जो न्यायालय होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और हम लोग जो अनुच्छेद पढ़ लिए थे वो 52 से 123 तक के बीच में सभी अनुच्छेद को पढ़ लिए हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट आता है इसमें इसमें और ये जो भाग 5 का संघ है, यूनियन, इसी में ये पूरी अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का आता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वो राज्य में आएगा, जब इसके अगले भाग 6 में पढ़ेंगे। तो इसमें हम भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे और 124 अनुच्छेद को देखते हैं ये क्या कहता है। 123 तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप अभी तक उस वीडियो को देखे नहीं है तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 124 अनुच्छेद को देखते हैं। ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना और गठन करना। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट और इसकी स्थापना करना और गठन करना इसके 124 में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर 1950 की बात करें, 1950 में सुप्रीम कोर्ट का जो पहले था उसमें केवल 7 जज बैठा करते थे सुप्रीम कोर्ट में। 1950 की बात करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 1950 में किया गया था और इसमें जो जज बैठते थे वो केवल 7 ही जज थे। लेकिन वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट टाइम में, अब 33 जज हो गए हैं और प्लस एक और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यानी मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं न्यायमूर्ति, इसको मिलाकर 34 जज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठते हैं, यानी 33 जज तो ऐसे ही हुआ। जज ये केवल जज के पद पर हैं, लेकिन एक जो होता है इनके हेड होता है, यानी 33 का भी हेड होता है जिसे न्यायमूर्ति बोलते हैं। CJI बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है। तो यानी 34 जज इस समय हैं। लेकिन ये क्या होता है, जब तक संसद और कानून द्वारा कोई उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, ये ध्यान दीजिए। जब तक कोई संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, जब तक कोई, ये संसद हो गया, कोई कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की यानी जजों की संख्या के संबंध में, यानी जो 34 है इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख CJI होता है। CJI यानी जो ये जो आपको दिखा देते हैं, ये जो 33 जज की बात कर रहा है। अगर संसद तब तक कानून द्वारा संसद के बनाए जाने पर, यानी कि संसद कानून जो बनाती है उसके, तब तक नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी। यानी इसके 33 में से कोई व्यवस्था तब तक नहीं बदलाव होगी 33 जजों में से, जब तक उच्चतम न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 7 और जज होते हैं, यानी 7 और जज टोटल होते हैं। यानी ये 33 जज को चुनने से पहले एक न्यायाधीश होता है और 7 जज अलग से होते हैं। तो यानी संसद के बारे में ये बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा 124 में, ठीक है। लेकिन जब तक संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में यानी 33 के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में एक CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और 7 अलग से जज होते हैं। तो ये हो गया। और इसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की अर्हता क्या है, यानी योग्यता क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश यानी CJ जो आई होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है इसमें ये बताया गया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हैं। पहला कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और हाई कोर्ट में, या HC का मतलब होता है हाई कोर्ट में, 10 साल का वकालत का गुण होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल वो जो अगर जज बनने की काबिलियत तभी रखता है सुप्रीम कोर्ट में, जब वह व्यक्ति हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, 10 साल तक वकालत किया हो, या 5 साल तक हाई कोर्ट में जज है। 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या होनी चाहिए, जज होनी चाहिए। और लास्ट जो कंडीशन आता है ये कहता है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। अब आता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इसमें पहला है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने का अधिकार होता है। यानी जो राष्ट्रपति ही इसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करें। 126 अनुच्छेद के तहत इसमें कहा गया है, 126 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और ये देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति किया जाता है ये कोलोजियम द्वारा होता है। कोलोजियम क्या होता है ये भी चलिए देख लेते हैं। कोलोजियम देखिए होता है, कोलोजियम एक प्रकार का, मान लीजिए वो इंटरव्यू होता है, जांच किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा थोड़ा डायग्राम करके दिखाऊंगा। ये ये एक जज की योग्य पर है, ठीक है। और ये जो इसमें इस खंड में 5 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठते हैं। और ये जो इसमें व्यक्ति आता है
जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को 5 जज मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर ये जांच करते हैं, यानी इसका इंटरव्यू लेते हैं, ये जांच करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कानून का जानकार है कि नहीं है। ये इसकी जांच की जाती है। तो इसे कोलोजियम कहा जाता है, इसे यानी कोलोजियम विधि कहा जाता है। कोलोजियम विधि द्वारा क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की जाती है। और ये जो पांचों जज होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। ये अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। और ये प्रेसिडेंट क्या करता है, यानी जज बनने के लिए इसको योग्य करता है या नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। ये तो रिपोर्ट दे दिया प्रेसिडेंट को, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो व्यक्ति है वो जज बनने के लिए काबिल है या नहीं है। तो ऐसे कोलोजियम विधि द्वारा क्या होती है, जजों की नियुक्ति की जाती है। 125 आर्टिकल क्या कहता है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के जो, यानी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी वेतन संचित निधि शायद ये नाम आपने सुना होगा पिछले वीडियो में। ये संचित निधि क्या है, ये संचित निधि सरकारी खजानों को संचित निधि बोला जाता है। तो इसी सरकारी खजाने से जज को वेतन दिया जाता है। और वेतन देखिए क्या होता है, ये जो 33 जज जो होते हैं, इनको 2.50 यानी 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। और जो CJI होता है, यानी इसके ऊपर, ये 33 जजों के ऊपर एक CJI होता है, CJI, इसका जो वेतन होता है 2.80 लाख होता है, यानी 2,80,000 होता है, इसका वेतन होता है। तो ये 125 अनुच्छेद में बताया गया है। 126 अनुच्छेद क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति ही बोला जाता है, यानी CJI। जैसा कि पिछले अनुच्छेद में आप देखे होंगे, सुने होंगे, अगर उस पर ध्यान दिए होंगे 125 से 124 में, तो CJI की इसमें नियुक्ति करने के लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया है कि कैसे नियुक्त किया जाता है। तो जब भारत का मुख्य जो न्यायमूर्ति होता है, यानी CJI बोला जाता है, कि पद किसी कारणवश मान लीजिए खाली हो जाता है, ये जो पद है किसी कारणवश खाली हो जाता है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति क्या करता है, जो 33 जज होते हैं, इनमें से किसी एक जज को मुख्य न्यायाधीश बनाकर राष्ट्रपति इसमें बैठा देता है। तो यही होता है, ऐसे ही नियुक्त की जाती है। मान लीजिए कोई इसकी सीट पर, ये जो CJI पहले से एक CJI होता है, ये सीट किसी कारणवश मान लीजिए खाली हो गया, ठीक है, खाली हो गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो 33 जज होते हैं, तो राष्ट्रपति इन्हीं में 33 जज में से किसी एक को ये CJI के पद पर बैठा देता है। तो इसे 126 में बताया गया कि कैसे नियुक्ति की जाती है। 127 अनुच्छेद कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करना। तदर्थ क्या होता है, देखिए तदर्थ है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की अनुपस्थिति होती है, यानी जज नहीं आते हैं, अटेंडेंस जो उनका होता है, प्रेजेंट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, यानी CJI हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कहता है कि राज्यों की जो हाई कोर्ट के कुछ जो जज हो हैं, कुछ समय के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाए। थोड़ा मतलब ये बाउंस करने वाली चीज़ है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये तदर्थ मतलब अनुपस्थिति, यानी मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, किसी कारणवश मान लीजिए वेकेशन में चले गए, छुट्टियों में चले गए, घूमने चले गए, किसी कारणवश ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। और ये होते हैं जज, मान लीजिए ये जज हो गया, किसी कारणवश ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं, तो ये जो इसमें ये जगह जो खाली होता है, तो इसमें ये 33 जज में से, ये 33 जज तो अलग से होते हैं, लेकिन इसमें से एक जज जो अलग होता है, उसे क्या बोला जाता है, CJI, यानी इसके ऊपर, ये 33 जज के भी ऊपर एक CJI बैठता है। तो ये CJI राष्ट्रपति को कहता है कि आप क्या करिए, राष्ट्रपति को कहता है कि आप क्या करिए, हाई कोर्ट से, यानी जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उनमें से कुछ जज को आप उठाइए और कुछ समय के लिए, यानी इनके जगह ये जो नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके जगह ये बैठा दीजिए जज के रूप में। तो ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने ये 127 में बताता है। अनुच्छेद 128 कहता है 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त मतलब जो सेवा पहले से कर चुके हैं, यानी जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो न्यायाधीश यानी जज पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, इसे सेवानिवृत्त बोला जाता है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। जब तदर्थ जज नियुक्ति द्वारा कोई भी जज नहीं मिलता है, मान लीजिए तदर्थ 127 में हम लोग पढ़े हैं कि तदर्थ न्यायाधीश, यानी कोई जज किसी कारणवश नहीं आता, अनुपस्थिति होता है, तब इसमें बताया गया कि 128 में मान लीजिए कोई तदर्थ न्यायाधीश भी नहीं मिलता है, यानी जो राज्यों के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, वो भी किसी कारणवश नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब सेवानिवृत्त यानी जो पिछले जज रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से जज बन सकते हैं। तो रिटायर जज को भी कोर्ट में क्या किया जाता है, नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये 128 में हम लोग जानेंगे कि ये जो पहले से रिटायर जो जज होते हैं, वो तदर्थ न्यायाधीशों की जब
चुनाव नहीं हो पाता यानी नियुक्ति नहीं हो पाती है सुप्रीम कोर्ट में, तब ये रिटायर्ड जज ही काम आते हैं। अब 129 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय घोषित करना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर अपनी फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कोई फैसला सुनाता है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज हैं कोई फैसला सुना रहे हैं किसी केस के ऊपर, तो इनका जो फैसला होता है ये एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड होता है, या दस्तावेज बोलें या तो ऑनलाइन रिकॉर्ड, या जो कुछ भी इनका जो फैसला होता है एक सुरक्षित रखा जाता है, रिकॉर्ड होता है। यदि मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसा केस आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, भविष्य में कोई ऐसा केस आ जाता है जो पहले फैसला सुना चुके हैं जज, और ये पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया है, और कोई मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसा केस आता है जो इससे मिलता जुलता हो, तो इसमें जो फैसला सुनाया जाएगा इसके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। ये जो इस समय का ये जो केस आया है और इसका केस ये पिछले इसके फैसला सुनाए गए रिकॉर्ड में से मिलता जुलता है, तब ये जो फैसला इसका जो सुनाया जाएगा, इसका जो इस समय आया है, तो इसका जो फैसला किसके आधार पर दी जाएगी, ये रिकॉर्ड के हिसाब से दी जाएगी। रिकॉर्ड के हिसाब से, यानी पुरानी रिकॉर्ड केस के जैसे फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंफर्म ऐसा ही फैसला सुनाया जा सकता है, ऐसा 129 में कहता है। 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली में होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है, थोड़ा सोच कर बताइए। यानी कौन कह सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में ही रहेगा, तो ये देखिए ये कहता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही कोर्टों यानी जितने भी कोर्ट हैं भारत में सबसे ऊपर यही होता है, CJI। तो अगर ये फैसला लेता है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये कहीं और बनेगा, तो कहीं और बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में या ऐसी जगह होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से समय समय पर जानकारी देते रहें। तो ये भाई देखिए संविधान में जब कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे, ये ऐसे जगह अपनी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जगह बैठेंगे जहाँ से राष्ट्रपति और ये CJI समय समय पर आसानी से मिलते रहें और एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें, जानकारी आपस में साझा करते रहें। ये नहीं कि कोई केरल में है और दूसरा कोई अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में है और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो समझ सकते हैं कि कितना कम समय लगता होगा इन दोनों को वार्तालाप करने में, मिलने में, जानकारी देने में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान तय करता है। सुप्रीम कोर्ट लोगों को संगतपूर्ण न्याय के लिए अपनी ब्रांच भी खोल सकता है। ब्रांच का मतलब तो समझिए, अब स्टेट बैंक का आप देखेंगे कि कई जगह ब्रांच होता है। एक मेन बैंक तो होता ही है, लेकिन इसमें से भी क्या होता है, ब्रांच निकला होता है, इसमें से ब्रांच निकला होता है, इसमें से ब्रांच निकला होता है। तो यही जो बैंक जिस प्रकार ये ब्रांच अपनी अलग अलग जगहों पर सुविधा अनुसार ये लगाती हैं लोगों के लिए, तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि लोगों को आसानी से न्याय मिले सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो अपनी अलग अलग ब्रांच खोल सकता है। चलिए अब 131 को देखते हैं। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल अधिकारिता विवरण। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण, इसका मतलब क्या होता है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है 3 तरह के विषय पर सुनवाई करता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो, मान लीजिए कोई विवाद है, जो कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और उस केस में क्या क्या पक्षधार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एक तरफ भारत सरकार है और दूसरी तरफ राज्य हैं। ये एक राज्य हो सकते हैं या 2 राज्य हो सकते हैं, और ये भारत सरकार यानी केंद्र में जो बैठा है, मान लीजिए ये केंद्र में लेके देता हूँ, केंद्र में बैठा है, इनके बीच आपस में टसल है। ठीक है, तो इनका जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और इसकी सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए ये तो पहला हो गया। अगर केंद्र है, इसका विवाद एक राज्य से या 2 राज्य से या 2 से अधिक राज्यों से मिलकर कोई विवाद है, तो इसकी सुनवाई किसमें, सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। कोई ऐसा विवाद मान लीजिए हो जाता है जिसमें एक या अधिक राज्य हो और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो, समझे। चलिए मान लीजिए कोई ऐसा विवाद है, एक राज्य है या एक से अधिक राज्य है, ठीक है, इसकी विवाद किसी और राज्य से है, किसी और एक राज्य से है, या एक से अधिक राज्य के बीच में है, या इससे है या इससे है या इससे है। ठीक है, यानी एक या एक से अधिक राज्यों के बीच आपस में यदि विवाद है, तो इनका जो विवाद केस होता है ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है, इसकी सुनवाई की जा सकती है। ये तो दूसरा हो गया। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विवाद है जिनमें एक और भारत सरकार है और दूसरी ओर क्या है, दूसरे पक्षधर कौन है, एक या अधिक राज्य हो या दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो। इसमें जो तीसरा कहा गया है
कहता है कि एक ओर तो भारत सरकार हो, पहला में भी यही हुआ था, एक ओर भारत सरकार हो, एक और राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, लेकिन इसमें ये कहा गया है एक ओर भारत सरकार हो और इसके साथ मान लीजिए कोई राज्य है और इन दोनों का विवाद किसी अन्य राज्य से है या एक से अधिक राज्य के बीच है, तो ये भी विवाद कहाँ, ये केस कहाँ सुलझेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर सुलझेगा। तो ये 131 में बताया गया और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप नोट करते जा रहे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 132 अनुच्छेद को देखते हैं। संवैधानिक संबंधित विषयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना। इसका मतलब क्या है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय या डिग्री मतलब अंतिम आदेश से कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है और ऐसा निर्णय दे देता है किसी केस पर, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, यानी भारत की जो पब्लिक है, जनता है, भड़क जाती है ऐसे मतलब ऐसे निर्णय पर कि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, तो ये क्या कर सकता है? तो जो संविधान पर प्रश्न खड़ा करता है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ही यानी सर्वोच्च न्यायालय ही गलत निर्णय दे सकता है तो कानून पर से विश्वास ही उठ जाता है लोगों का। तो उस समय क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ये प्रमाण दे सकता है, देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी दोबारा अपील की जा सकती है। मान लीजिए कोई गलत निर्णय दे दिया है, तो ये नहीं कि आगजनी की जाए, बवाल काटा जाए, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट गलत निर्णय दे दिया है और लोग उस पर भड़क गए हैं, ठीक है, लोग उस पर भड़क गए हैं, तो तब क्या करता है वो, दोबारा लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा उस पर अपील कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने निर्णय दिया है इसको एक बार जांच करिए और इस पर गहन अध्ययन करिए। तो ये 132 में बताया गया है। चलिए एक चीज थोड़ा पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ। आप शुरुआत में मेरे लेक्चर अगर देखोगे तो मैं 32 अनुच्छेद में ये बताया था, 32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार और 132 में आप क्या देख रहे हैं, संवैधानिक संबंधित विषयों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करके देखिए। 32 में हम पढ़ाए थे कि संवैधानिक उपचार यानी आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 32 में कहा गया। और 132 में क्या कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही कोई गलत निर्णय देता है तब आप दोबारा अपील कर सकते हैं। तो एक दूसरे से कनेक्ट करके जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 132 हो गया अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करता है, और 32 में क्या कहा गया है कि यदि कोई आपका मूल अधिकार का हनन कर लेता है यानी गलती कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 32 में कहा गया। तो यानी एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ते रहिए। चलिए और 133 अनुच्छेद को देख लेते हैं। 133 में कहता है सर्वोच्च न्यायालय में सिविल विषय संबंधित अपील करना। सिविल विषय संबंधित अपील करना, भाई ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल संबंधित अपील तभी की जा सकी जब 3 शर्तें पूरी करती हों। अब वो शर्त कौन कौन सी हैं? यानी सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में सिविल संबंधित यानी ये जो सामाजिक जो विषय होते हैं वे तभी अपील कर सकते हैं जो 3 प्रकार के शर्त को फॉलो करता हो। और पहला शर्त यह है कि 132 के अनुसार यानी अनुच्छेद 132 के अनुसार, और 132 में हम अभी क्या पढ़े हैं, 132 में हम पढ़े हैं कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट गलती करता है तब आप दोबारा अपील कर सकते हैं। तो 132 के अनुसार पहला कहता है कि 132 के अनुसार प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो तब तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये 133 में बताया गया है कि आप दोबारा अपील कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, यदि ऐसा मामला हो जो पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य लोगों पर प्रभाव डालता हो, ठीक है, जो पक्षकारों के, मान लीजिए कोई 2 पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और इनका जो विवाद है ये बहुत भयानक होने वाली है यानी जनता पर प्रभाव डालने वाली है, तो ऐसे मामलों पर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है। जैसे मान लीजिए अयोध्या हो गया, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर था, ये ऐसा विवाद था कि यानी हिंदू मुस्लिम के बीच था, लड़ तो केवल दो लोग लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये प्रभाव किस पर डालता था, हिंदू मुस्लिम पूरी समाज पर डालता था। तो ऐसे विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जब हाई कोर्ट की राय में प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना हो, यानी जब हाई कोर्ट की राय में यानी कोई प्रश्न का कोई निर्धारण करना हो तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। जब हाई कोर्ट में कोई ऐसा प्रश्न, कोई केस है जिसका निर्धारण हाई कोर्ट नहीं कर पाता है तो वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तब वह केस कहाँ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ऐसे विषय कौन कौन से हैं, 3 चीज को यदि फॉलो करता है तो वो विषय सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। अब चलिए 134 को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक विषय पर विषय संबंधित अपील करना। आपराधिक विषय कौन कौन से हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है केवल आपके मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। 134 कहता है
सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा विषय है जो आपराधिक हो, तब आप उस संबंधित ऐसे संबंधित विषय जो आपराधिक संबंधित है, तो आप इस पर अपील कैसे कर सकते हैं? जब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा किसी आपराधिक मामले में की सुनवाई में किसी निर्णय या आदेश या दंडादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। ठीक है, समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई ऐसा निर्णय दे दिया जाता है, ठीक है, कोई ऐसा अंतिम निर्णय दे दिया जाता है या आदेश दे दिया जाता है या कोई दंड, मृत्यु दंड दे दिया जाता है या अंतिम निर्णय फैसला सुना देता है कि अब यही होगा और आप उससे खुश नहीं हैं, तो उस केस को ले जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। जैसे इस समय का जो चल रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जो मंदिर है, वो इस समय का सबसे हॉट न्यूज है और ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इसके सुप्रीम कोर्ट में कुछ पक्ष हैं, जिसके पक्ष में फैसला आ रहा है, अच्छा फैसला आ रहा है, वो खुश है। जिसके खराब फैसला लगता है कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, तो वो क्या कहता है कि मैं अभी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। तो ये 134 अधिकार देता है कि आपराधिक विषय ऐसी कोई संबंधित विषय है जिससे आप खुश नहीं हैं, और वो आपराधिक क्या होती है? वो आपराधिक होती है, ये कोई दंड दे दिया है सुप्रीम कोर्ट, कोई अंतिम निर्णय दे दिया है, तो आप उस विषय को सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, हाई कोर्ट दे दिया है दंड, अंतिम निर्णय दे दिया है, तो उस विषय को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। यदि हाई कोर्ट, दूसरा पॉइंट है, यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले के विषय में यह प्रमाणित कर देता है कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये अंतिम निर्णय ये दे देता है कि भाई देखो, ये जो केस है हमारे बस का नहीं है, इसको क्या करो, आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। यानी जो हाई कोर्ट हार मान जाती है कि इस केस को आप सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, तो वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जा सकता है। 135 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान में कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग। ये तो पॉइंट हो गया। अब कहना क्या चाहता है ये 135, ये हम लोग समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से। तो मौजूदा कानून के तहत यदि संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, और वो क्या है? वह अधिकार जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, वह सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। चलिए पॉइंट करके लिखिए। मान लीजिए कोई अधिकार या कोई शक्ति है जो हाई कोर्ट को भी दिया गया है वो करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दिया गया करने के लिए, और ये जो पावर है, यानी इसके पास जो अधिकार है और इसके पास जो अधिकार है, ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो अधिकार होगा। यदि दो राज्यों के व्यक्ति किसी केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, मान लीजिए दो राज्य हैं और इन दोनों का जो विवाद है किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, यानी केस जो इनका है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार होगा कि वह केस अपने पास बुला ले या केस रद्द कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट भाई ये नहीं कहता कि तुम फैसला सुनाओ या कुछ ये करो तो मैं ये कर दूंगा। सुप्रीम अगर चाहता है कि ये केस हाई कोर्ट में ना चले, तो क्या करता है, हाई कोर्ट से वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में बुला लेता है और वो अपने अंडर उस केस की सुनवाई करता है और फैसला देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अब 136 कहता है, देखिए 137 तक लगभग मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें जो जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बताया गया है, इसमें काफ़ी अनुच्छेद हैं और लगभग वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन मैं 2 वीडियो यानी 2 लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए 136 को देख लेते हैं। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अपील के लिए क्या कहता है? विशेष इजाज़त के अंतर्गत सैन्य अधिकरणों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। यानी ध्यान से देखिए, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, यानी विशेष इजाज़त के अंतर्गत, यानी जो सैन्य अधिकारी हैं, यानी उनके जो नियम कानून हैं, उन सभी चीज़ विषय संबंधित पर, सैन्य मतलब सैनिकों के, आर्मी पर, यानी आर्मी के अंतर्गत कोई भी अधिकरण नियम कानून के लेकर जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो पहली बात तो खारिज हो जाएगी, क्योंकि उनका जो कोर्ट होता है आर्मी का, उसे कोर्ट मार्शल बोला जाता है। तो वो जितना भी केस अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो तो पहली बात खारिज हो जाएगा। यानी वो केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता, वो केस केवल कोर्ट मार्शल में ही लड़ा जाता है, यानी उनका जो अलग से कोर्ट होता है उसमें लड़ा जाता है। चलिए 137 को देख लेते हैं, और ये लास्ट है अनुच्छेद, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इसमें 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार करने की शक्ति। अगर ध्यान से देखें तो वीटो पावर की शक्ति याद आ रही होगी आपको, याद आ रही है? वीटो पावर में जो हम लोग पढ़ाए थे अत्यंतकारी वीटो, ये जो कि अत्यंतकारी वीटो समाप्त कर दिया गया है 42वां संशोधन द्वारा। और दूसरा क्या था? निलंबन। तो निलंबन वीटो में क्या था कि जब मान लीजिए किसी सदन से, दोनों सदन से या किसी एक सदन से कोई विधेयक पारित करके भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए, अगर राष्ट्रपति
प्रेसिडेंट अगर चाहता है कि इस पर सिग्नेचर ना करें तो वह क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है कि आप इस विधेयक में पुनर्विचार करिए, यानी सुधार करिए। और फिर से यदि वो विधेयक दोबारा उसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, तो वो मजबूरन उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। तो उसी 137 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की, यानी सुप्रीम कोर्ट की, अपने निर्णय को पुनर्विचार करने की शक्ति है। ठीक है, वो तो संसद में कहा गया था, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति के नहीं, वो केवल संसद के बारे में बताया गया था, और इसमें न्यायालय के बारे में बताया जा रहा है। यानी सर्वोच्च न्यायालय, मान लीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका दिया गया निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट यदि खुद सोचती है कि भाई हमने जो निर्णय दिया हूँ किसी केस को लेकर, वो निर्णय क्या है, खराब है, यानी उचित नहीं है, अनुचित है, तो दोबारा वह निर्णय पुनर्विचार करने के लिए समय लेता है और दोबारा उस निर्णय को पलट देता है। यानी कुछ समय लेता है, उस निर्णय को दोबारा पलट देता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि सदन से विधेयक जाएगा तो ये होगा, इसमें कुछ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को पलट सकता है। 137 में ये बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।